90 से 900 तक के स्तरों तक बढ़ने की पूरी यहाँ पर गुंजाइश है। स्टॉक में अच्छा मोमेंटम, 3-3.5% तक की तेजी इधर देखने को मिल रही है। चलिए अब बाजार पर एक और राय लेकर आते हैं आपके लिए। मार्केट बिग बॉयस में आज हमारा साथ दे रहे हैं निर्मल बंग के दरअसल इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोरा। राहुल, स्वागत है आपका और नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। जैसे श्रीकांत कह रहे थे, बहुत ही अच्छा दिन भी भारतीय बाजारों के लिए साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा पहला सवाल बहुत सिंपल सा है राहुल। कई दफा हम कहते हैं हम डीकपल हो गए, फिर लोग बात करते हैं हम रिकपल हो गए। ये यूएस की जो वॉलेटिलिटी है और वहां पर जो स्थिति है, उसका कितना और पेन भारतीय निवेशकों को बर्दाश्त करना पड़ेगा? क्या ये एक वन वे राइड तो हो नहीं सकता? ये वॉलेटिलिटी क्या जारी रहेगी? गुड आफ्टरनून हर्षदा, आपको, आपकी पूरी टीम को दशहरा, अष्टमी और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है हर्षदा, बिकॉज जब आप डीकपलिंग की बात करते हैं, जब आप 99-2000 की बात करते हैं या लीमन क्राइसिस की, या जब 2013 में टेपर टैंट्रम हुआ था, इन तीनों बड़े इवेंट्स में पिछले 20 साल में एक चीज नहीं थी जो अब मुझे लगता है कि है, और वो है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो साइज है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की जो साइज थी वो करीबन 5 लाख करोड़ थी, आज 40 लाख करोड़ के आसपास है। और इसमें से अगर आप इक्विटी देखें, इक्विटी ही 18 से 20 हजार करोड़ 18 से 20 लाख करोड़ के आसपास होगी। तो आई थिंक जिस तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एक क्षमता इस्टेब्लिश हो चुकी है, और दे हैव बीन एबल टू अब्सॉर्ब एफआई सेलिंग। ऑफ कोर्स पिछले 2 महीने में एफआई बैंक काफी आ चुकी है। तो आई थिंक जब आप डीकपलिंग की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर हो जाता है हमारे बाजारों के लिए, जो पहले 3 बड़े क्राइसिस में नहीं थे। आपने यूएस रिसेशन की बात की, ये तो सब पकड़ के ही चल रहे हैं कि रिसेशन होगा अगले साल। कितना सीवियर होगा ये देखना बाकी है, लेकिन ऑब्वियसली होगा जरूर। तो मुझे लगता है कि यहाँ से इंक्रीमेंटली पैसा बनाना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है हर्षदा, क्योंकि हालांकि कमोडिटी प्राइसेस भी काफी हद तक गिर चुके हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यूरोप में अभी बहुत भयंकर एनर्जी क्राइसिस हो रही है और वहां पे विंटर शुरू होने वाले हैं। तो एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि आपको एक और लेग कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर की तरफ मिल जाए दिसंबर जनवरी में, क्योंकि सिचुएशन वहां पे वाकई ही बहुत खराब है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। तो हालांकि क्रूड काफी हद तक गिर चुका है, लेकिन आई थिंक ये जो रिसेशनरी इंपैक्ट और जो एनर्जी प्राइसेस का एक इंपैक्ट है, आई थिंक अगले साल के पहले 6 महीने में काफी हद तक डोमिनेंट थीम रहेगा। तो मुझे लगता है कि इट विल नॉट बी वेरी इजी टू मेक मनी फ्रॉम हियर ऑन। तो फिर आप अपने आप को और अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रहे हैं? किस तरह से पोजीशन किया जाए? क्योंकि लार्जली राहुल, हम सब जानते हैं कि हाल फिलहाल में जो 2020 में लोग जुड़े हैं, दे आर प्राइमरीली नोविसेस इन द मार्केट। उन्होंने ज्यादा ये उथल पुथल देखी नहीं है। रिसेशन के बारे में शायद पढ़ा होगा, सुना तो नहीं होगा, आंखों देखा हाल नहीं है उनके हाथ में, वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो उस तरह के ऑडियंस के लिए जो लार्जली मिलेनियल्स है, यंग जनरेशन है, क्या पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए? कितना एक्सपोजर इक्विटीज में रखे अगर यहाँ पर खतरा है, और कई सारे खतरे दिख रहे हैं? देखिए, जहां तक हम इक्विटी एक्सपोजर की बात करते हैं तो आई वुड स्टिल बी अबाउट 60-65% इन इक्विटीज। अभी स्थिति ऐसी है कि रेट हाइक्स हो रहे हैं, लेकिन आपके फिक्स डिपॉजिट रेट्स वो नहीं है जो किसी जमाने में होते थे 8-9% के आसपास। तो ऑब्वियसली अगर एफडी रेट्स वहां तक चले जाने लगे तो आपको म्यूचुअल फंड में भी रिडेम्पशंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आई थिंक फ्रॉम एन एसेट क्लास पर्सपेक्टिव, आई थिंक आई वुड स्टिल बी एलोकेटिंग एटलीस्ट 60-65% इन इक्विटीज। स्पेसिफिकली जब हम क्लाइंट से बात करते हैं, आपको थीम्स चुनने होते हैं। आप शॉर्ट टर्म थीम्स दे सकते हैं या थोड़े लंबे थीम्स दे सकते हैं। जब जैसे अभी हमने रिसेशन की बात की, तो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिलेटेड सेक्टर से थोड़ा दूर रह रहे हैं इस वक्त। हम फोकस कर रहे हैं कंजम्पशन और डोमेस्टिक थीम्स पे, क्योंकि हर्षदा एक बहुत बड़ा थीम अगले साल होगा कि यू आर इन द रन अप टू अ जनरल इलेक्शन इन द अर्ली पार्ट ऑफ 2024। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी हद तक होगी अगले साल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। उसके चलते सीमेंट का भी बेनिफिट होगा, और अभी अभी एक बहुत बड़ी डील भी हुई है सीमेंट सेक्टर में। तो हमें लगता है कि वो एक सेक्टर है जहां पे अभी भी काफी तेजी हो सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा।
और अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें हर्षदा, ये जो अभी करंट क्वार्टर शुरू हुआ है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, इसमें दो ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, एक 2020 वर्ल्ड कप है और फीफा वर्ल्ड कप है। तो मुझे लगता है कि इसके चलते, जैसे आप लोग कुछ देर पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स की चर्चा कर रहे थे, तो अल्कोहल बेवरेजेस, क्यूएसआर्स, इनमें मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक बहुत अच्छी फिलअप आ सकती है, क्योंकि ट्रिगर्स शॉर्ट टर्म में है और कुछ लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा। एक बड़ी स्ट्रक्चरल थीम जो मैं देखता हूं वो है बैंकिंग। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द लीडर इवन फ्रॉम हियर ऑन। तो आई थिंक अगर आप इन 4-5 सेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमे तो मुझे लगता है कि अभी भी पैसा बन सकता है। एट एन एग्रीगेट मार्केट में भले ही पैसा इतनी आसानी से नहीं बने, लेकिन अपॉर्चुनिटीज विल ऑलवेज प्रेजेंट देमसेल्व्स। आई टोटली गेट इट। और ऑफ कोर्स ये जुबिलेंट फूड, आपका रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, उन सब में तो पहले से ही तेजी देखने को मिल रही है। एंड ऑफ कोर्स वो वर्ल्ड कप और T20 क्रिकेट के चलते, वर्ल्ड कप फुटबॉल और T20 क्रिकेट के चलते वो एक्शन देखने को मिलेगा। आई एम गेसिंग जोमेटो को भी कुछ फायदा होना चाहिए। अब पता नहीं इवेंचुअली वो नंबर्स में कन्वर्ट होगा या नहीं। लेकिन जो आपने लास्ट पॉइंट रखा बैंकों के बारे में, और बैंकों पर स्पेसिफिकली आज देखिए HDFC बैंक का Q2 का अपडेट आया, जहां पर डिपॉजिट्स 19% बढ़े हैं, लोन बुक में करीब 23% तक का इजाफा देखने को मिला। इंडसइंड बैंक भी कह रहा है कि उनकी लोन बुक इनफैक्ट पिछले 4 क्वार्टर्स में सबसे बढ़िया दिखाई दे रही है, मार्केट शेयर बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो Q2 अपडेट आया है, ये क्या आपकी भी असेसमेंट इसी तरह के नंबर्स की थी या फिर इससे बेहतर कर सकते हैं ये बैंक? आई थिंक इट्स अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस। आपने दो बैंक्स, लार्ज कैप बैंक्स का जिक्र किया। आई थिंक अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप बैंक्स भी देखें, काफी अच्छे नंबर्स आए हैं डिपॉजिट पे, कासा पे, और उसके चलते आप काफी बेहतरीन रैली भी देख रहे हैं आज। एक फंडामेंटल फैक्टर है और एक टेक्निकल फैक्टर है हर्षदा। आई थिंक टेक्निकल फैक्टर ये है कि लोग, जब आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देखते हैं, दे हैव ऑल गॉन मैसिवली अंडरवेट ऑन आईटी। और जब आप आईटी में अंडरवेट हैं और आपको एक बड़ा सेक्टर कहीं पे ढूंढना पड़ता है, तो आप वो या तो रिलायंस में डाल देंगे या बैंक्स में डाल देंगे। तो आई थिंक एक टेक्निकल एडजस्टमेंट हुई है मार्केट में फ्रॉम आईटी अवे टू रिलायंस एंड बैंक्स। फंडामेंटली जैसे मैंने कहा कि आई थिंक वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन क्रेडिट ग्रोथ, बिकॉज वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन कैपेक्स एंड कंजम्पशन। कैपेक्स की वजह मैंने आपको बता दी। आई थिंक हम 18 महीने दूर हैं एक जनरल इलेक्शन से, तो ऑब्वियसली टू दैट एक्सटेंट गवर्नमेंट का भी काफी हद तक कैपेक्स होगा। और कंजम्पशन मैंने जैसे आपको कुछ शॉर्ट टर्म ट्रिगर पॉइंट्स बताए। तो आई थिंक रिटेल लेंडिंग जो हम देख रहे हैं, जो नंबर्स आए हैं, सारे के सारे बैंकों में 13, 14, 15% से लेके 18, 20% की जो ग्रोथ है, आई थिंक ये आपको बजाज फाइनेंस के नंबर्स में भी दिखने को मिलेगा। कुछ और भी मिड कैप बैंक्स हैं, फेडरल वगैरह, जो आज शाम तक या कल तक डिक्लेयर करेंगे। आई पर्सनली थिंक वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी काफी है, क्योंकि ये काफी महीनों या सालों के अंडर परफॉर्मेंस और अंडर ओनरशिप के बाहर आ रहा है। तो हालांकि अगर आप देखें कि आईसीआईसीआई और एसबीआई ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, it is actually coming on a very depressed base. So I would actually allocate a very large part of that equity exposure that I spoke to you earlier about to be invested into banks. So आप HDFC Bank, ICICI Bank, IndusInd Bank large cap में देख सकते हैं, names like a Federal Bank in the mid cap space। और हर्षदा मुझे लगता है कि ये आप extend करके इंश्योरेंस में भी ले सकते हैं, आप पूरे BFSI में in names like SBI Life Insurance, Max Life Insurance। तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो basket है is going to do really well and probably outperform most parts of the market in 2023। मेरा और एग्जैक्टली आप देखें, जब आप बैंक्स का जिक्र बार बार कर रहे थे, मैं एनबीएफसीज की तरफ स्लिप होना चाह रहा था। एनबीएफसीज में भी जैसे कि आपने इंश्योरेंस कंपनीज का जिक्र किया, वी हैव हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, वी हैव गोल्ड फाइनेंस कंपनीज, एचएफसीज। आपका चॉइस क्या रहेगा एनबीएफसीज में? और स्पेशली क्या आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे? आई मीन ठीक है, आपने इंश्योरेंस का एक तबका कह दिया, लेकिन B2 तक रेस्ट्रिक्ट करना क्या ठीक अप्रोच रहेगी इस वक्त अपने आप को एनबीएफसीज? नहीं वीरेंद्र जी, आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले, क्योंकि आई थिंक मैं आप ही के चैनल पे कुछ समय पहले दीपक पारेख जी का इंटरव्यू देख रहा था, आई थिंक 2-3 महीने पहले, जब उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने करियर में ऐसे हाउसिंग सेल्स नहीं देखे जैसे कोविड के पहले लॉकडाउन के खुलते ही उन्होंने जो सेल्स देखे हैं। और काफी हद तक अगर आप प्री सेल्स देखें, चाहे वो साउथ में शोभा हो, प्रेस्टीज हो, ओबरॉय की बात करें वेस्ट में, या नॉर्थ में डीएलएफ की या ब्रिगेड की, आई थिंक प्री सेल नंबर्स अभी भी वीरेंद्र जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। आई थिंक कैश फ्लोज जो रियल एस्टेट कंपनीज के हैं वो इतने इंप्रूव हो
चुके हैं कि बैंक्स आर एक्चुअली एंड इवन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर लुकिंग टू डू बिजनेस विद देम। वो दौर अलग था 2010 12 13 का, जब बहुत सिचुएशन अलग थी, बैलेंस शीट अलग थे, सप्लाई ज्यादा थी एंड पीपल डिड नॉट वांट टू ट्रांजैक्ट। लेकिन अगर आज की डेट में देखें तो बैलेंस शीट्स हैव बीन क्लीन्ड अप इन अ वेरी वेरी मटेरियल वे एंड दे बैंक्स एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर ओपन टू डूइंग बिजनेस। आप एचडीएफसी के ही नंबर्स ले लीजिए। आई मीन if you have to have exposure to one housing finance company blindly, HDFC, even today, and if you want to probably go down the value chain, हालांकि ऑफ कोर्स रिसेंटली मैनेजमेंट चेंज हुआ है, कुछ चर्चे चल रहे हैं, लेकिन आई थिंक वैल्यूएशंस कैनफिन होम्स में भी काफी इंटरेस्टिंग है। रेपको इज अनदर नेम जहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे हैं उनके साथ, लेकिन आई थिंक सम ऑफ दीज आर कमिंग आउट ऑफ इश्यूज। सो आई पर्सनली थिंक हाउसिंग फाइनेंस कुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थीम टू प्ले एंड सो कुड गोल्ड फाइनेंस। Virendra ji, I think a lot of the leading banks are going into gold finance in a very material way. कुछ ही समय बाद धनतेरस है, दिवाली है। I think Muthoot Manappuram could also be interesting place. तो एक्चुअली BFSI वीरेंद्र जी इतना बड़ा सेक्टर बन चुका है, हमने तो म्यूचुअल फंड्स, ऑटो फाइनेंस का जिक्र ही नहीं किया अब तक, कि आप एक अपना 10-15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो सिर्फ BFSI में बना के बैठ सकते हैं, आपका मार्केट का पोर्टफोलियो एक अलग ही हो सकता है। सो आई एम फेयरली स्टिल रिलेटिवली सैंग्विन ऑन रियल एस्टेट एंड एज अ प्रॉक्सी टू दैट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज फॉर श्योर। अच्छा राहुल, एक बताइए, आई मीन CY20 के बाद, मतलब कोविड के बाद, क्या आप लोगों ने होटल्स पे बेट किया था? आई मीन मैं जस्ट एक पूरी इंस्टेंस ऑफ इंडियन होटल, मतलब मेरे स्क्रीन पे जो चार्ट्स हैं, प्राइस हैं, मैं मई 2090 से रीड कर रहा था, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ इंडियन होटल्स। मतलब आप समझ लीजिएगा कि जितना पैसा आपने 1.5-2 दशक में नहीं कमाया, आई मीन फॉरगेट डिविडेंड यील्ड, मैं सिर्फ कोर प्राइस की बात कर रहा हूँ, उतना मात्र आपने 2 सालों में बनाया था। इसका 2000 आई थिंक 90 में प्राइस था 37 रुपये और नवंबर 2020 में इसका प्राइस था 144 रुपये। नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 344। अभी भी आप इस वीकेंड का किसी भी, अगर आप देखें टूरिस्ट प्लेस का बुकिंग उठा के देख लीजिए, आपको आई मीन 5 स्टार 4 स्टार नहीं मिलेंगे शायद इस वीकेंड के भी। आप लोगों ने पैसा बनाया इस स्पेस में, और बनाया तो क्या बुक करेंगे आप? I am extremely happy that you have asked me this question. It is because जब COVID peak पे था, as an institutional house, and generally I do not discuss my personal investments, but even personally, there were 3 stocks that we were extremely bullish on, and I'm very happy that they have done exceedingly well. जब Indian Hotels, I think 65 या 70 पे गया था, we have been extremely bullish and one of the biggest proponents of the stock. दूसरा था वेस्टलाइफ जो कि 250 का लो मारा था आई थिंक एट द पीक ऑफ कोविड, और तीसरा था आइनॉक्स जो आई थिंक 160-170 पे उसका लो था। एंड आई थिंक ऑल 3 ऑफ देम फ्रॉम द पीक ऑफ कोविड हैव बीन रिमार्केबल ओपन अप थीम्स एंड स्ट्रक्चरल थीम्स। इसमें एक चीज है वीरेंद्र जी, व्हिच एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, आई थिंक द ऑपरेटिंग मेट्रिक्स हैव चेंज्ड। ये ओपन अप थीम नहीं रहा है, because I think now these companies are going to operate at return on equity and return on capital employed, जो कि इन्होंने अपने लाइफ की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं की है। चाहे वो वेस्ट लाइफ हो, इंडियन होटल्स हो, आइनॉक्स हो, पीवीआर हो, ये सारे जो हैं आपको 15 से 20% ROE ROC, शायद इससे ज्यादा पे भी मिले। तो आप क्या देख रहे हैं कि वैल्यूएशंस आर गेटिंग रीसेट ऑन द वे अप, चाहे आप इसको DCF कर लें, EV to EBITDA कर लें या प्राइस टू अर्निंग्स कर लें। जैसे आपने होटल्स का जिक्र किया, जो 8,000 की चीज थी अगर पर रूम पर नाइट का रेट था आपका, और वो आज 10,000 हो गया, ये 10,000 से वापस 8 नहीं होने वाला, तो वो आपका ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। और कॉन्वर्सली क्या हो चुका है कि आपकी जो एम्प्लॉय कॉस्ट पर रूम थी या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पर रूम थे, कुछ होटल्स के 2.5 to 3 एम्प्लॉइज पर रूम थे, जो कि अब कट के 1 to 1.5 हो चुके हैं। ये भी एक स्ट्रक्चरल हो जाता है। तो आपकी टॉप लाइन की भी लीवर है, कॉस्ट के भी लीवर्स हैं, और जैसे आपने कहा कि रिपीट कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये 3 ऐसे स्पेसेस हैं जिनकी एक ऑपरेटिंग एनवायरमेंट ही बदल चुकी है। Should you buy them at current prices? I am not so sure. As bullish as I am on all 3 themes going forward, क्योंकि I think all of these stocks have gone up anywhere between 3 to 5 times. But अगर आपको इन तीनों stocks या तीनों sectors में correction मिले, तो I am just a blind buyer even today at a good correction in all of these 3 names. हर्षदा, सुना आपने तो राहुल की जुबानी में, समझ लीजिएगा कि ये जस्ट अमूल के दूध की तरह है। एक बार रेट बढ़ गया, अब जो टैरिफ 10,000 पर नेट चला गया, वो नीचे 8,000 नहीं आएगा। और वीरू, ये राहुल इसीलिए रिइटरेट कर रहे हैं क्योंकि वीरू बस रूम रेट्स देखते रहते हैं और प्लान छुट्टी का बनाते नहीं हैं।
ठीक है, तो वीरू अभी आपको थोड़ा सा, मैं जब ये सवाल अगला पूछ रही हूँ, आप देख लीजिए कि कहाँ पर छुट्टी आप मना सकते हैं। अच्छा राहुल, टेक्नोलॉजी कंपनियां, क्योंकि वहां से बड़े पैमाने पर पैसा निकल रहा है, स्पेशली जब हम नैस्डैक के हाल देखते हैं, भारतीय आईटी कंपनियों की तस्वीर कैसी है उसका अंदाजा हमें 10 तारीख को लग जाएगा जब टीसीएस अपने नतीजों की घोषणा करेगा। अब रफ तो यही है कि बहुत ही माइल्ड रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, ये हमारे एस्टिमेट्स हैं। आपको क्या लग रहा है, कंपनियां एक्सेप्ट करेंगी कि हाँ दिक्कत है? बिकॉज हम सब ने देखा है कि वो वेज को लेकर के अपडेट्स निकल कर आए, साथ ही साथ एक रिपोर्ट आज ही थी कि फ्रेशर्स जिनको ऑफर लेटर्स दिए गए थे वो ऑफर्स एकदम स्क्रैप कर दिए गए क्योंकि बिजनेस कंडीशंस इतने बेहतर नहीं हैं। When COVID started, and I think अगर आप पूरा कोविड का एक 18 महीने का, पहले 18 महीने का पीरियड ले लें, तो आईटी कंपनीज बहुत रीरेट हो चुके थे। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, परसिस्टेंट कुछ 6-7 गुना बढ़ चुका था, कोफोर्ज, जेटीआई वगैरह, ये बहुत ज्यादा चल चुके थे। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक करेक्शन आना था। डिस्पाइट द करेक्शन, अगर आपने लॉस पे लिया था, यू आर स्टिल सिटिंग ऑन वेरी हैंडसम प्रॉफिट्स इन द आईटी सेक्टर। आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है हर्षदा कि यूएस में रिसेशन होने वाला है। Bulk of the Indian IT companies are exposed predominantly to the US and Europe, and within that to BFSI. तो अगर वहां बैंकों में दिक्कत आ गई तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेवेन्यू इंपैक्ट आएगा। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो आईटी कंपनीज टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू या जो टीसीवी डिस्क्लोज करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये इमीडिएटली रेवेन्यू में तब्दील हो जाए। ये हो सकता है कि क्लाइंट्स कुछ 6 महीने 1 साल डिफर कर दें फॉर रीजंस एज यू करेक्टली हाईलाइटेड। दे वांट टू सेव ऑन कॉस्ट, चाहे वो रिक्रूटिंग पे हो या दे वांट टू लुक एट स्पेंडिंग ऑन जस्ट एसेंशियल टेक्नोलॉजी राइट नाउ एंड डिफर सम अदर प्रोजेक्ट्स लेटर। इसके चलते आई थिंक जो आप आईटी कंपनी के रिजल्ट्स का जिक्र करें हर्षदा, दे गोइंग टू बी बैकवर्ड लुकिंग। तो आई थिंक अगर आपको 3-4-5% का भी क्यूओक्यू ग्रोथ मिल गया, दीज आर गोइंग टू बी बैकवर्ड लुकिंग नंबर्स। आई थिंक द मोर इंटरेस्टिंग थिंग विल बी कि इनको FY23 या कैलेंडर 23 की क्या विजिबिलिटी है और वहां तक वो कुछ गाइड कर पाते हैं कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो एक बड़ा बेट लेंगे। आई थिंक दिस काइंड ऑफ कमेंट्री विल प्रोबब्ली बी गिवन आउट आफ्टर द थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स, बट एक झलक जरूर मिल जाएगी इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में कि मैनेजमेंट की दिशा किस तरफ जा रही है। As a sector call, we would still recommend being underweight because अभी तक हमें पता नहीं है कि यूएस में हार्ड लैंडिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, क्या स्थिति बनेगी वहां पे। क्योंकि जैसे आप जानते हैं हर्षदा, यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो 50% हाउसिंग से आता है, और अगर वहां पे पूरी हाउसिंग मार्केट को आप क्रैश कर देंगे तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बैंकों पे ही आएगा वहां पे। तो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक आई वुड बी अ लिटिल कॉशियस ऑन अप्रोचिंग आईटी राइट नाउ। अगर आपका पैसा बना है, यू कैन डेफिनेटली टेक प्रॉफिट्स एंड मूव इट ईदर इनटू कंज्यूमर, सीमेंट और बैंक्स। एंड if you have not entered this sector yet, I think आपको यहाँ से भी बेहतर भाव मिल सकते हैं as the rest of this calendar year or early part of next year also. राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपने साफ कह दिया है कि कहाँ पर एक्सपोजर रखना है, कहाँ से थोड़ा सा संभल कर चलना है। शुक्रिया और दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं आपको। चलिए मार्केट पर लौटते हैं। राहुल अरोरा ने कई सारे स्टॉक्स का जिक्र जरूर किया, लेकिन अब एक खास फंडा ट्रेड, फंडामेंटल बेसिस पर एक मिड कैप ट्रेड जो मयूरेश जोशी ने आपके लिए चुनकर रखा है। मयूरेश बताइए, मिड कैप